ईसीजी को हम ईकेजी भी कहते हैं कभी कभी, अभी न्यू टर्मिनोलॉजीज़ में। ये क्या है? ईसीजी असल में स्टैंड करता है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि हम कार्डिक की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम एक मशीन की मदद से एक ग्राफ पे उतारते हैं और हमें एक पिक्चर मिल जाती है कि हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल की एक्टिविटी कैसे हो रही है और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले हमें ईकेजी या ईसीजी सीखने के लिए उसका जो ग्राफिक पेपर है उस ग्राफ को हमें समझने की ज़रूरत है। वो ग्राफ अगर आप ईसीजी पेपर उठाएंगे तो आपको ऐसे चौकोर मिलेंगे, स्क्वायर्स मिलेंगे। एक मोटे स्क्वायर्स होंगे जो मैंने बड़ा बनाया अभी, और एक छोटे छोटे स्क्वायर उसके अंदर होंगे जो मैं अभी बना रहा हूँ। इस तरह के स्क्वायर्स आपको मल्टीपल स्क्वायर्स मिलेंगे एक पेपर के ऊपर। ये मैंने एक बड़ा स्क्वायर बनाया है उनमें से, उन स्क्वायर्स में से। अब इस पेपर को, ये वैसे किसी मकसद के लिए ये पेपर बनाया गया है और इस मकसद, उसका मेन जो मकसद है वो है मेजरमेंट। इसके थ्रू हम मेजरमेंट करते हैं। तो अगर हम एक ईसीजी पेपर उठाते हैं और उस पर ईसीजी करते हैं तो उसकी कुछ ख़ास मेजरमेंट्स है, लेकिन उस ख़ास मेजरमेंट्स से पहले जब हम ईसीजी करेंगे तो हम ईसीजी की दो चीज़ें हम फिक्स करेंगे। एक ईसीजी की स्पीड, जो कागज़ की स्पीड है जो मशीन से निकलती है, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड होती है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। और दूसरी चीज़ हमारे पास होती है वोल्टेज। वोल्टेज होती है 10 मिलीवोल्ट पर सेकेंड। तो ये हमारे पास दो चीज़ें स्टैंडर्ड होती हैं। अगर ये स्टैंडर्ड है और इस पे ईसीजी हुई है तो फिर इसकी मेजरमेंट ऐसी होगी। एक लार्ज स्क्वायर लेंथ के लिहाज से 5 मिलीमीटर के बराबर होता है, जबकि इसका एक छोटा स्क्वायर, जो स्मॉल स्क्वायर जिसको हम कहते हैं, एक स्मॉल स्क्वायर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों एक ही चीज़ है। दोनों साइडों पे लार्ज स्क्वायर 5 मिलीमीटर, छोटा स्क्वायर 1 मिलीमीटर, ये लेंथ के लिहाज से। अगर हम इसको टाइम के लिहाज से मेजर करना चाहें तो टाइम के लिहाज से इस पूरी लार्ज स्क्वायर की जो मेजरमेंट है वो होगी 0.20 सेकंड। और अगर हम छोटे स्क्वायर को उठाते हैं तो छोटे स्क्वायर की मेजरमेंट होगी 0.04 सेकंड। फिर इस तरह वोल्टेज हम मेनली हॉरिजॉन्टली नापते हैं, वर्टिकली नापते हैं। तो ये जो लार्ज स्क्वायर होता है ये वोल्टेज के हिसाब से 0.5 मिली वोल्ट के बराबर है, लार्ज स्क्वायर। और स्मॉल स्क्वायर वोल्टेज के लिहाज से 0.1 मिली वोल्ट के बराबर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या ईसीजी में मिली वोल्ट और मिलीमीटर और ये सेकंड्स के क्या किससे शुरू हुए? तो ये हमारे लिए बहुत बेसिक है और इसकी रिक्वायरमेंट है। जब तक हम इन तीन चीज़ों को और पेपर के नाप तोल को हम क्लियर ना करें, समझ ना लें, तब तक हमें ईसीजी की कोई समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ईसीजी पढ़ा ही इन पैरामीटर्स के थ्रू किया जाता है, पढ़ा जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी का हार्ट रेट मालूम करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर कागज़ की स्पीड की नीड होती थी। पहले तो हमें स्पीड इस पे फिक्स करते हैं, लेकिन बाद में जब हम कम्प्लेक्स इसको रीड करते हैं तो उन स्टैंडर्ड लीड्स की मुनासिबत से हम इसको देखते हैं और हम कहते हैं भाई हार्ट रेट इतना है। या अगर हम किसी को ईसीजी के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी को इस्कीमिया है या हार्ट अटैक है, इन्फाक्शन है, तो उसके लिए भी इन्हीं पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। अब इसके अलावा चूँकि पेपर हमें समझ में आ जाता है, तो उसके बाद हमारे पास ईसीजी को रीड करने के लिए तरीक़ा है एक ख़ास,
और वो तरीका क्या है कि हम ईसीजी में सबसे पहले जो चीज़ मालूम करेंगे वो हम मालूम करेंगे रेट, जो हार्ट रेट है। दूसरी चीज़ अगर हम मालूम करेंगे ईसीजी पे तो दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगी रिदम। रिदम का मतलब है कि जो हार्ट की जो बीट्स है वो एक ख़ास पीरियड से हो रहे हैं, एक ख़ास वक्फे से एक धड़कन, एक ख़ास वक्फे के बाद दूसरा धड़कन, एक ख़ास वक्फे के बाद तीसरा धड़कन। अगर वो ख़ास वक्फे से हो तो वो रिदमिक है, अगर वो ख़ास रिदम से ना हो, ख़ास वक्फों से वो रिदम ना आए तो हम उसको एरिदमिया या डिसरिदमिया हम कहेंगे। ठीक है ना। तो हम दूसरी चीज़ जो चेक करते हैं वो रिदम चेक करते हैं। तीसरी चीज़ जो हम ईसीजी भी रीड करेंगे वो होगा पी वेव, कि हमारे पास ईसीजी में पी वेव है कि नहीं है, और अगर है तो वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तो ये चीज़ हम मालूम करेंगे। चौथी चीज़, जब पी वेव हो तो फिर हम पी आर इंटरवल नापेंगे कि भाई पी आर इंटरवल कितना है, तो उसके नॉर्मल रेंजेस है, और हम इसी के थ्रू वो नॉर्मल रेंजेस बताएंगे इन पैरामीटर्स के थ्रू जो हमने अभी लिखे हैं, जो मेजरमेंट्स हैं एक पेपर की, तो हम उससे हेल्प लेके इन चीज़ों को मालूम करेंगे। पांचवी चीज़ आपके पास आएगी QRS, ड्यूरेशन। एक QRS अभी बाद में आपको मैं सिखाऊंगा कि QRS क्या है और ड्यूरेशन क्या है। तो हम QRS को नापते हैं कि ये भाई ब्रॉड है या नैरो है। अगर नैरो है तो नॉर्मल है, और अगर ब्रॉड है तो एबनॉर्मल है। फिर उस एबनॉर्मल में हम और पहचान करते हैं कि भाई ब्रॉड तो है लेकिन किस तरह का ब्रॉड है, तो फिर हम अलग अलग उसकी कैटेगरीज बनाए होते हैं। हम कहते हैं VT है, तो हम कभी कहते हैं VF है, हाँ, तो मुख्तलिफ नाम देते हैं उससे। तो QRS ड्यूरेशन। फिर उसके बाद ST चेंजेस, ST या सिर्फ T, ये चेंजेस, तो इन चेंजेस के लिए भी ये मेजरमेंट मस्ट है कि आपको आती हो तो आप ST चेंजेस को पिक कर सकते हैं और बता सकते हैं। अब हम आते हैं वापस एक कम्प्लेक्स की तरफ कि एक हार्ट जब धड़कन करता है तो वो ईसीजी के पेपर पे क्या हमें मतलब ग्राफ देता है। तो जब हमारे पास एट्रियम कंट्रैक्ट करते हैं तो हमारे ईसीजी के ऊपर एक छोटी सी उभरी हुई वेव बन जाती है जिसको हम कहते हैं पी वेव, इसको हम कहते हैं पी वेव। ये एट्रियम की डीपोलराइजेशन से वजूद में आया। तो पी वेव कहाँ से आया? ये आया एट्रियल डीपोलराइजेशन से। एट्रियल डीपोलराइजेशन को हम एट्रियल कंट्रैक्शन भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। डीपोलराइजेशन उसकी इलेक्ट्रिकल जो मेम्ब्रेन के इनसाइड आउटसाइड जो चार्ज है उसकी रेस्टिंग पोटेंशियल को जब एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है तो उसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। और कंट्रैक्शन उसके जो रिजल्ट में जो चीज़ हो रही है असल में एट्रियम जो है वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं तो ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स में दे देते हैं। उसी कंट्रैक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एट्रियम में हो रही है वो पी वेव के ज़रिए पिक करता है ईसीजी। ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी डिले जिसको हम AV डिले कहते हैं, एट्रोवेंट्रिकुलर डिले। थोड़ी देर के लिए जो इम्पल्स है वो AV नोड अपने पास डिले कर देता है तो उसकी वजह से हमारी ईसीजी के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। उस डिले के बाद AV नोड से बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस के बाद राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस और उसके बाद फिरकिंजी फाइबर्स, तो वहाँ तक इम्पल्सिस पहुँच जाती है और उसकी रिजल्ट में हमारे वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर जाते हैं। जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ईसीजी के ऊपर हमारे पास QRS बन जाती है। ये QRS जो है ये हमारी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से वजूद में आया। Q ये वाला नुक्ता, R ये वाला और S ये वाला। तो QRS कहाँ से आया? QRS आया
वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या सेम वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद फिर अगेन थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, तो ये वेव वापस अपनी वेव तक आ जाती है, नॉर्मल जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है जिसको हम बेस लाइन कहते हैं। और फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स का मतलब दोबारा खून से भरना, तो जब वो दोबारा खून से भरते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वेंट्रिकल्स में इस भरने के दौरान हो रही है उसको ईसीजी पेपर पिक करता है टी वेव की शक्ल में, तो टी वेव बन जाती है। अब टी वेव कहां से बना? टी वेव बना वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, दोनों मकसद एक ही बनता है। तो ये हमारा एक कंप्लीट हार्ट बीट बना। हार्ट की एक धड़कन ईसीजी के ऊपर हमें पी क्यू आर एस टी, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका मतलब होता है एक हार्ट बीट। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी। तो अब हमें पी क्यू आर एस टी कम्प्लेक्स का पता चला कि भाई ये क्या क्या चीज़ें हैं और ये एक हार्ट बीट को शो करता है ईसीजी पेपर के ऊपर। अब हम जाएंगे, हम जो चीज़ें हमने बताई कि भाई एक ईसीजी को रीड करने का क्या तरीक़ा है, तो हम हमारे सामने एक ईसीजी स्ट्रिप होगी जिसको हम रीड करेंगे। तो हम सबसे पहले हर मरीज़ की ईसीजी में उसका हार्ट रेट मालूम करेंगे। तो हार्ट रेट मालूम करने के दो तरीक़े हैं, क्योंकि हार्ट रेट दो तरीक़ों से होते हैं, एक होता है रिदमिक, एक होता है डिसरिदमिक। इसकी सिंपल ज़ुबान में एक्सप्लेनेशन ये होगी कि एक होगी रेगुलर और एक होगी इर्रेगुलर। अब रेगुलर किसे कहेंगे? रेगुलर हम उस हार्ट बीट को कहेंगे जो एक ख़ास वक्त के साथ मुसलसल उसी ख़ास वक्फे से आ रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर यहाँ पर ईसीजी बनाऊँ तो ये पी क्यू आर एस और टी, फिर सेम डिस्टेंस पी क्यू आर एस और टी, और फिर अगेन सेम डिस्टेंस और फिर पी क्यू आर और टी एस टी। तो ये हो गया रेगुलर, क्योंकि जो हमारे आर टू आर डिस्टेंस है वो सेम है। जब आर टू आर डिस्टेंस सेम होगी तो हम उसको कहेंगे रेगुलर। लेकिन अगर दूसरी तरफ ये ईसीजी बन रही हो किसी की कि पी क्यू आर एस टी, फिर दूसरा वाला इधर पी क्यू आर एस टी, और फिर तीसरा वाला इधर पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आर टू आर डिस्टेंस है वो वेरी करता है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर वेरी करता है आर टू आर डिस्टेंस तो वो इर्रेगुलर हार्ट रेट है, और अगर इर्रेगुलर रिदम है, और अगर आर टू आर डिस्टेंस सेम है तो ये रेगुलर रिदम है। अब रेगुलर के ईसीजी पे अगर हम हार्ट रेट मालूम करना चाहे तो हम सिंपल ये करेंगे कि आर टू आर बीच में कितने लार्ज बॉक्सेस आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लार्ज बॉक्सेस बनाऊं ऐसे, और इसके अंदर 4 लार्ज बॉक्सेस है आर टू आर में, आर और आर के बीच में ईसीजी के जो ग्राफ है उसके 4 बॉक्सेस हैं। तो 4 बॉक्सेस का अगर हम इस मेजरमेंट के लिहाज से देखें तो वो होगा 20 mm, हाँ, या टाइम के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो वो होगा 0.80 सेकंड, हाँ। लेकिन हमने यहाँ पर एक
तरीक़ा जो बताया गया है बुक्स में वो ये है कि अगर R to R डिस्टेंस एक लार्ज बॉक्स की है, वन लार्ज बॉक्स अगर R to R डिस्टेंस है तो ये ऑटोमेटिकली उसका हार्ट रेट बनेगा 300 पर मिनट। अगर ये लार्ज बॉक्सेस एक से बढ़ते हैं तो जितने बॉक्सेस कवर करेंगे हम 300 को उन बॉक्सेस पे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम इसी पे आते हैं जो हमने अभी की है। इसके R to R 4 लार्ज बॉक्सेस बीच में आते हैं तो हम 300 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा 75। तो 75 बीट्स पर मिनट ये उसका हार्ट रेट बना। अब मैं इसको एक और तरीके से करता हूँ। चलो हम R to R देख रहे हैं पेपर के ऊपर, तो यहाँ पर आए 2 बॉक्सेस, बीच में सिर्फ 2 बॉक्सेस है, फिर 2 बॉक्सेस के बाद R यहाँ बना, फिर R यहाँ बना, तो 2 बॉक्सेस बीच में सिर्फ आए हैं R to R। तो फिर हम इन 300 को 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हार्ट रेट आएगा 150। तो ये तो रेगुलर ECG के ऊपर हार्ट रेट मालूम करने का तरीका है। इर्रेगुलर ECG पे थोड़ी ट्रिकी है। इर्रेगुलर ECG मैं थोड़ा सिंपल ECG यहाँ पर बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये इर्रेगुलर ECG है। जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि R to R जो डिस्टेंस है वो वेरी करता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, या इस तरह, या इस तरह, या इस तरह, सो सब के सब एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं उसी फार्मूले को अप्लाई हुआ है, हम यहाँ पर इर्रेगुलर अभी मालूम कर रहे हैं ना, इर्रेगुलर रिदम अगर किसी ECG का है और हम वहाँ पर हार्ट रेट मालूम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी पास जो ECG होगी वो इस टाइप की होगी, जिसमें R to R जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होगी, वो किसी में छोटी, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका तरीका ये है कि हम 6 सेकंड स्ट्रिप उठाएंगे। 6 सेकंड स्ट्रिप किस चीज़ की, ECG की। तो हम इसमें लॉन्ग लीड लेते हैं। लॉन्ग लीड नॉर्मली लीड 2 होता है। लॉन्ग लीड हम लीड 2 को कहते हैं। तो हम लीड 2, जिसको स्टैंडर्ड लीड भी कहा जाता है, क्योंकि हम सारे एरिथमियाज लीड 2 से ही पिक करते हैं। तो हम लीड 2 को एलोंगेटेड लेंगे, मींस एक्सटेंडेड लॉन्ग लीड लेंगे, और इसका नाम भी लॉन्ग लीड इसलिए रखा हुआ है कि उसको थोड़ा हम लंबा लेते हैं। तो जो 6 सेकंड स्ट्रिप है, इसके लेने का तरीका यह है कि हम अगेन वापस अपनी उस मेजरमेंट के ऊपर जाएंगे जो मेजरमेंट हमने यहाँ पर ली है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि एक लार्ज बॉक्स जो है वो 1 लार्ज बॉक्स वो इज इक्वल टू 0.20 सेकंड। तो हम कितने लार्ज बॉक्सेस लेंगे जिससे 6 सेकंड स्ट्रिप बनेगी, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएंगे 30 लार्ज बॉक्सेस या लार्ज स्क्वायर, दोनों एक चीज़ है। तो हम 30 लार्ज स्क्वायर की ECG लेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने ECG कैंची है ये पूरी 30 लार्ज बॉक्सेस की ECG है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम 30 लार्ज बॉक्सेस वाली ECG लेंगे, उसके अंदर हम R वेव काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस ECG 30 सेकंड स्ट्रिप के अंदर हमारे पास R वेव की तादाद है 9 R वेव्स। तो चूंकि 6 सेकंड के अंदर हमारे पास 9 R वेव बन रहे हैं, इसका मतलब है कि 9 बीट्स हो रहे हैं। तो अगर हम 1 मिनट को इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इस 6 सेकंड को हम 1 मिनट बनाना चाहें,
तो ये 10 में अगर हम 6 को ज़रब देंगे तो वो 1 मिनट बनेगा। 10 × 6 इज़ 60, तो 60 सेकंड 1 मिनट का है। तो इसी तरह हम इसको भी 1 मिनट कर देंगे, 1 मिनट, और हम इसी तरह इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 10वें हिस्से में इतने बीट्स आ रहे हैं। तो फिर टोटल 10 में कितने आएंगे, तो वो 1 मिनट बन जाएगा, और उसको हम 10 में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे सिंपली आ जाएगा 90। तो ये आएगा 90 बीट्स पर मिनट। तो ये इर्रेगुलर हार्ट रेट को मालूम करने का तरीक़ा है। थैंक यू जी।